खास बात यह कि आने वाले साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जहां तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 2024 में फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इरादा साफ कर दिया है। रूस के साथ भारत के संबंध सिर्फ पश्चिमी देशों के लिहाज से ही नहीं आंके जाने चाहिए, चीन के लिहाज से भी देखे जाने जरूरी हैं। चीन और भारत के बीच बीते कई साल से सीमा पर तनाव चरम पर है, लेकिन रूस के साथ चीन की दोस्ती और व्यापार लगातार मजबूत हुआ है। चीन भारत के मुकाबले बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूस का भारत के साथ जितना व्यापार इस साल हुआ है, उसका 4 गुना वो इस साल चीन से कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के बीच रूस के कुल तेल के निर्यात का आधा चीन ने खरीदा है और इसके बाद दूसरा बड़ा खरीदार भारत है, लेकिन भारत चीन के मुकाबले काफी कम खरीद रहा है। दोनों ही देशों की पश्चिमी देशों के साथ खींचतान भी उन्हें रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के करीब ले आती है। रूस चीन के तरफ जा रहा है, ये भारत के हितों में नहीं है और भारत लगातार अमेरिका को बोले जा रहा है कि आपकी नीति रूस को चीन के करीब भेज रही है। ये ना तो भारत के हित में ना तो अमेरिका के हित में है। ये जो रूस चीन का जो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, ये इसका सिर्फ एक ही कारण है, अमेरिकन पॉलिसी। खूब सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने रूस पर, तो चीन रूस का बैंकर हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब रूस यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है सैंक्शंस के बजाय। तो जो चाइनीज करेंसी युआन है, उसमें अधिकतर रूस का ट्रेड हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिस तरह से चीन फायदा उठा रहा है अमेरिकन सैंक्शंस जो लगे हैं रूस के खिलाफ। जब भी अमेरिका सैंक्शन लगाता है कोई भी कंट्री पर, उसका फायदा चीन ही उठाता है। म्यांमार पर देखिए, म्यांमार के सैंक्शंस का फायदा कौन उठा रहा है? चीन। जो सैंक्शन लगाए ईरान पर, उसका फायदा कौन उठा रहा है? चीन। तो अमेरिका अपने हितों को अंडरमाइन करता है जब सैंक्शन लगाता है दूसरे कंट्री पर, क्योंकि उसका डायरेक्ट फायदा चीन ही कैपिटलाइज करता है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच रूस और भारत की दोस्ती को कायम रखना दोनों ही देशों के लिए बड़ी चुनौती रही है। ये पुराने संबंधों की आधारशिला ही है कि ये दोस्ती लगातार कायम है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कहा कि भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार आज तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दोनों नेताओं ने इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट पर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को शुरू करने की भी अहम जानकारी दी। International North-South Transport Corridor. It is in our interest, and not just in our interest, I think in the interest of the global economy, that this corridor progresses. And we certainly will give it the highest priority. You are right when you speak about a rebalancing world. I mean, I give you the example of India itself. I mean, today we are moving to be a $4 trillion economy. And if we are growing at 7.7% this year, a possibility of improved growth in the future. We do think the world is not what it was. Politics will have to change, the global order will have to change, international economy will have to change. And we appreciate very much that Russia is today a strong votary of a multipolar order. Also that it is supportive of a lot of positions that we take in our mutual interest in international politics. Thank you. एक ऐसे समय जब इजराइल हमास युद्ध ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है, जिसे G20 की बड़ी कामयाबी माना गया था, वैसे समय में भारत में चेन्नई से लेकर रूस में व्लादिवोस्टोक तक समुद्री रास्ते से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक नई उम्मीद बनकर सामने आ सकता है। चेन्नई से यह समुद्री रास्ता
अंडमान निकोबार से होते हुए बंगाल की खाड़ी, मलक्का जल संधि और जापान सागर होते हुए व्लादिवोस्टॉक पहुंचेगा। 5600 समुद्री मील यानी 10,300 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 10 से 12 दिन का होगा और रूस तक पहुंचने के मौजूदा रास्ते के मुकाबले छोटा और सस्ता भी होगा। मौजूदा जो रास्ता है वो मुंबई के बंदरगाह से सेंट पीटर्सबर्ग का है, जो अरब सागर से लाल सागर और स्वेज नहर होते हुए फिर भूमध्य सागर से यूरोप जाता है और वहां से पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। ये रास्ता 8,675 समुद्री मील यानी करीब 16,000 किलोमीटर लंबा है, जिसको तय करने में 16 से 18 दिन लगते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक विजन है। अब ये विजन कब ट्रांसलेट होगा इसके बारे में तो काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, मगर इस समय एक ही विजन है। विजन को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि कई कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये काफ़ी पैसा खर्च होगा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कौन कितना पैसा डालेगा इस कॉरिडोर में, इसके बारे में पहले एग्रीमेंट होनी चाहिए, फिर काम शुरू होना चाहिए। तो इस समय ये कॉरिडोर एक विजन ही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने कई नाजुक मौकों पर भारत को रास्ता दिखाया है। यही वजह है कि भारत किसी भी दबाव में आए बिना एक स्वतंत्र विदेश नीति पर काम करता रहा है। अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमाम विरोधाभासों के बीच दोनों से ही करीबी एक लगातार बनाए रखने वाले कूटनीतिक संतुलन है, जो आसान काम इस दौर में तो बिल्कुल नहीं है। इसी सब के बीच भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के एतराज़ों को दरकिनार कर रूस से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया था। रूस ने रियायती दर पर भारत को कच्चा तेल दिया भी था। हालांकि रूस का वो डिस्काउंट अब घट रहा है, तो भारत ने अपने व्यापारिक हितों के हिसाब से उससे तेल आयात भी कम कर दिया है। पिछले 3-4 महीनों में एक बार फिर भारत के पुराने तेल सप्लायर देश इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बढ़ गया है। जून में भारत अपने तेल आयात का 44.7% रूस से ले रहा था, जो सितंबर में 34.8% पर आ गया, कम हो गया, और अक्टूबर में तो और घटकर 31.9% हो गया। उधर अक्टूबर में इराक, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात का कुल हिस्सा भारत के तेल आयात में 44.1% हो गया और ये जून से लगातार बढ़ रहा है। ये तीनों देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं और इनका हिस्सा बढ़ना ओपेक से भारत का तेल आयात बढ़ने का मुख्य कारण है। लेकिन ये दो देशों की करीबी और आपसी समझ ही है कि रूस से डिस्काउंट घटा तो भारत को भी उससे तेल आयात कम करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और दोनों के संबंध वैसे ही अभी भी सामान्य बने हुए हैं। वैसे एक और भी सवाल है, भारत अमेरिका से करीबी रणनीतिक संबंध बना चुका है, लेकिन हथियारों के मामले में अब भी वो सबसे ज्यादा रूस पर ही निर्भर है। भारत को अब भी 60% हथियारों की सप्लाई रूस से होती है। इस विरोधाभास से जूझना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। भारत अपने वेपन्स इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अधिकतर मेजर सिस्टम्स जो अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, पिछले 10 सालों की आप देखिए डिफेंस ट्रेड, वो इंपोर्ट्स लार्जली वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल वगैरह। तो डाइवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, मगर जो पुराने सिस्टम्स हैं जो सोवियत ओरिजिन के हैं या रशियन ओरिजिन के हैं, वो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, वो अभी भी रूस से आएंगे। तो जो रूस और भारत का रिश्ता है, डिफेंस रिलेशनशिप, वो अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।